नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी है बनी मैं तेरी जोगनिया। हेलो एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं नए धारावाहिक बनी मैं तेरी जोगनिया, जो कहानी है नंदिनी और अभय की। इस कहानी में दर्द है, प्यार है, सस्पेंस है। और तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांस कहानी को। जयपुर, राजस्थान। एक आलीशान महल जो भव्यता से भरा हुआ था। चारों तरफ बेशकीमती सामान देखकर लगता था कि शायद ऐसी कोई चीज़ हो जो इस घर में ना हो। पूरा महल दुल्हन की तरह सजाया था, क्योंकि आज इस घर की इकलौती बेटी तेजस्विनी की मेहंदी थी। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक प्यारी सी लड़की, उसके हाथों पर मेहंदी सज रही थी और साथ ही औरतें और लड़कियाँ डांस कर रही थी। जैसा कि राजस्थान का ट्रेडिशन है, घूमर तभी मेहंदी। मेहंदी लगाने वाली लड़की कहती है, तो बता तेरे होने वाले दूल्हे का क्या नाम है। तेजस्विनी उसे घूर कर देखती है। लड़की कहती है, बताना यार, तेरे हाथ पर नाम लिखना है। तेजस्विनी नाम बताने ही वाली होते हैं कि तभी एक बुजुर्ग महिला जो उस लड़की से कहती है, ओ छोरी, हमारे यहाँ रिवाज ना है अपने मर्द का नाम लेने का। जाके बिंद का नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। और तू सुन छोरी, अरे थारे से कह रही हूँ, तेजस्विनी, जय कोई भी आकर होने वाले बिंद को नाम ना लिया करे, मेरे से बुरा कोई ना होगा। तेजस्विनी सर झुकाकर कहती है, जी बुआ सा। तभी एक महिला जो बेहद आकर्षण और सुंदर लग रही थी, सर से पांव तक साक्षात लक्ष्मी का रूप, क्योंकि उन्होंने जेवर ही पहन रखे थे, आखिर राजसी परिवार से नाता जो रखती थी, तेजस्विनी के पास आकर बैठती है और कहती है, क्या बात है बुआ सा, कम से कम अब तो हमारी लाडो को मत डांटिए, थोड़ा ही तो वक्त बचा है, इनका हमारे साथ हंस खेलने दीजिए ना। भुआ सा ने कहा, बड़ी बींदनी अपने ननद को समझा दे, किसी के भी सामने बींद को नाम ना ले, अशुभ हो वह से। जै सारे लोग हमारे संस्कार पे उंगली उठाएंगे, हमारे से बर्दाश्त ना है। तेजस्विनी कहती है, भाभी सा, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार पर उंगली उठे। साधना, तेजस्विनी की भाभी, उसके सर को प्यार से चूमकर कहती है, मैं जानती हूँ मेरी लाडो बहुत समझदार है। अरे भाई, आप लोग ऐसे खड़े मत रहिए, चलिए नाच दिखाइए। साधना इस घर की बड़ी बहू की सास ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर थी। शादी के 20 साल हो चुके थे और इन 20 सालों में उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। पूरा परिवार साधना की बहुत इज्जत करते थे और उसकी हर बात मानते थे। साधना की एक बेटा था जिसका नाम रुद्राक्ष था। साधना सबको समझाती है कि कौन सा काम कैसे करना है, तभी उनके पीछे एक इंसान दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और प्यार से कहता है, बड़ी बहू। साधना तुरंत घूमती है, हमके पैर छूकर कहती है, हुकुम सा, एक बार देख लीजिए सब कुछ अच्छे से हो रहा है। हुकुम सा उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, आपने इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली है, मैं क्या देखूं, आप तो जो कुछ करती हो सही रहता है। साधना कहती है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, किसी बड़े का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हुकुम सा, बड़ी बहू राजेंद्र कब तक आएंगे। साधना कहती है, हुकुम सा, कहा तो उन्होंने जल्दी आने के लिए था, शायद कहीं काम में फंस गए होंगे, हमें वक्त भी नहीं मिला कि हम उन्हें फ़ोन कर बता पाते। कौन सा पूछते हैं। रुद्राक्ष नहीं दिख रहा। साधना हंसकर कहती है, कैसे दिखेगा हुकुम सा, सुबह से ही अपने दोस्तों की टोली बनाकर खेलने निकला है, पता नहीं कहाँ है, और आप फिक्र मत कीजिए, गार्ड है उनके पास। साधना आवाज़ लगाती है, कावेरी काकी, अपनी रसोई देखी है ना, वहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है। कावेरी का जो इस परिवार की बहुत ही पुरानी नौकरानी थी, अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे के उन्होंने इस परिवार को बहुत साल दिए हैं। यह परिवार उनकी बहुत इज्जत करता है और साधना तो यह बिल्कुल अपने सास के बराबर मानती है। कावेरी का ही काकी कहती है, बिंदनी तू फिक्र ना कर, सब कुछ चोखो चल रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप में मेहंदी का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा रहा था। हर चेहरे पर हंसी थी और पूरे घर में चारों तरफ रौनक। सभी औरतें कहती हैं,
अरे साधना जी आइए, अब आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। साधना जी कहती है बिल्कुल लगाऊंगी, पर पहले मैं लाडो के ससुराल वालों का इंतज़ार कर रही थी, वह आने वाले थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कावेरी काकी जाकर नंदिनी को बुला लाइए। तभी बुआ सा चिल्लाकर कहती है खबरदार उस मनहूस छोरी ना आवेगी। साधना कहती है प्लीज़ बुआ जी ऐसा मत बोलिए, वह भी इस परिवार का हिस्सा है। तेजस्विनी की मेहंदी हो रही है, ऐसे भी उसका यहाँ रहना भी तो ज़रूरी है। भुआ सा कहे है नहीं बिंदरी बावरी हो गई है कि ओ छोरी के काम। साधना कहती है मत बोलिए भुआ सा, वह इस परिवार की छोटी बहू है। भुआ सा चिल्लाकर कह रहे हैं लेकिन विधवा है और जय विधवा शुभ काम में ना आवेगी। तेजस्विनी और साधना एक दूसरे की तरफ देखती हैं। साधना आंखों से इशारा करके तेजस्विनी को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती थी कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज पुरानी रीति रिवाजों से आज भी बंधा हुआ है। ऐसे में उसने चुप रहना ही ज़रूरी समझा और चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वहीं कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने उस कमरे को धीरे से खोला, अंदर देखा तो जखोरे पर एक प्यारी मासूम सी लड़की बैठी थी, जिसने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मासूमियत उसके चेहरे पर भरपूर थी, पर आँखों में एक खालीपन, मुस्कुराहट जैसे उससे कोसों दूर जा चुकी थी। उस खालीपन से बाहर देख रही थी। साधना उसके पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फिराती है और कहती है क्या देख रही है नंदिनी। नंदिनी एकदम से उठकर कहती है भाभी सा आप कब आई। साधना मुस्कुराकर कहती है जब तू अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नंदिनी एक फीकी सी हंसकर कहती है हमारी कोई दुनिया नहीं है भाभी सा, हम तो बस उड़ते हुए पंछियों को देख रहे थे जिनकी किस्मत हमसे भी अच्छी है भाभी सा। तेजस्विनी की मेहंदी हो गई है। साधना कहती है अभी हो रही है, मैं तो बहुत चाहती थी कि तू भी उस फंक्शन में आई, और तू तो जानती है रीति रिवाज, अंधविश्वास और फिर भुआ सा। नंदिनी कहती है कोई बात नहीं, हम जहाँ पर हैं ठीक है भाभी सा, हम बस दूर से ही देख लेंगे, इतनी इजाज़त तो है ना हमें इस घर में। साधना भरी आंखों से नंदिनी को गले लगा लेती है और कहती है इस घर की दीवारें तक रोती हैं तेरा दुख देखकर, पर पता नहीं इस पत्थर दिल लोगों को रहम कब आएगा, कब देख पाएंगे ये तेरी तकलीफ़। एक मासूम सी मासूमियत जो इस हवेली के शानो शौकत में दबकर रह गई है, यहाँ के रीति रिवाजों में बंद कर रह गई है जिसकी खुशियाँ। साधना कहती है तूने कुछ खाया नंदिनी। नंदिनी ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, सुबह से ऐसी ही बैठी है, 3 बजने को आए हैं नंदिनी। नंदिनी कहती है भाभी सा अब तो भूख का एहसास भी नहीं होता, पिछले 1 साल से आदत सी हो गई है। हम कभी अभी कावेरी काकी से कहकर आपके लिए कुछ भिजवाते हैं। साधना वहाँ से चली जाती है और नंदिनी फिर उसी जखोरे पर बैठकर बाहर उड़ते हुए पंछियों को देखती है। नंदिनी सिंह राठौड़ इस परिवार की छोटी बहू। छोटी सी उम्र में उसने दुनिया के बहुत सारे रंग देखे, ज़िंदगी में उसे इतने तजुर्बे दे दिए कि ज़िंदगी एक उम्रदराज इंसान के पास भी ना होगी। दिल्ली एक शानदार बंगला जिसे देखकर ही लगता है जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। बाहर लब रगनी और ओडो जैसी बेशकीमती गाड़ियाँ खड़ी थी। अंदर घर के नौकर इधर उधर भाग रहे थे। एक औरत चिल्लाकर कहती है आप सबसे हमने कितनी बार कहा है अभय का हर काम वक्त पर होना चाहिए, पर आप लोगों को समझ नहीं आता। तभी ऊपर से एक नौजवान लड़का उतरता है जिसकी उम्र 30 साल थी, बेहद आकर्षण, लाजवाब पर्सनैलिटी। नीचे उतरते ही कहता है माँ मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज पार्टी मीटिंग है, इसलिए रात में लौटने पर लेट हो जाऊंगा, तो प्लीज़ आप खाने पर वेट मत करिएगा, खाना खा लीजिएगा। आकांक्षा जी अभय की माँ उससे कहती है पर बेटे नाश्ता तो कर ले। अभय कहता है बिल्कुल नहीं माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। अभय आकांक्षा जी की पैर छूता है और ऑफिस जाने के लिए जैसे ही घूमता है पीछे से उसके आवाज़ आती है अरे बरखुरदार थोड़ी मारी भी सुनते जाओ। 10 मिनट। अभय आंखें बंद करके कहता है फंस गया। आकांक्षा जी धीरे से मुस्कुराती है। तभी एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र
55 साल थी आकर अभय के सामने खड़ी हो जाती है। यह अभय की दादी अभय को घूर कर देखती है और कहती है, कल मैंने जिस लड़की से तुझे मिलने के लिए कहा था, तू मिला उससे? अभय तुरंत कहता है, जी दादी, मिला था ना। दादी घुर कर देख कर कहती है, मुझसे झूठ बोलता है नालायक। लड़की का फ़ोन आया था मेरे पास, तू मिला ही नहीं उससे। उस नालायक रोहित को भेजा तूने उसके पास। तुम दोनों की मिली भगत मैं अच्छे से जानती हूँ। सुन, शाम को पंडित जी कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेकर आने वाले हैं। अगर तूने उनमें से एक लड़की को पसंद नहीं किया ना, तेरी टांगें तोड़ दूँगी मैं। अभय कहता है, ठीक है दादी, पर मैं अभी जाऊँ? मुझे देर हो रही है। दादी मुँह बनाती हुई आकर सोफे पर बैठ जाती है। जी उनके पास आकर कहती है, माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? दादी कहती है, अरे तुझे तो परेशानी नहीं होगी, पर मैं तो परेशान हूँ। अरे मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। मरने से पहले अपने पोते के बच्चों का मुँह देखना चाहती हूँ। अरे इस उम्र में तो हम लोगों के 4 बच्चे हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। आकांक्षा कहती है, वह शादी करना चाहता है माँ, और उसकी पसंद की लड़की तो मिले। दादी जी कहती है, पता नहीं राम जी, इस दुनिया में वह लड़की किस कोने में है जो मेरे झल्ले को पसंद आएगी। जयपुर राठौड़ मैंसन। एक आदमी अंदर आता है। साधना भाई कहाँ रह गई आप? साधना ऊपर से दौड़ती हुई आती है और कहती है, हुकुम सा, कब से आपके बारे में पूछ रहे थे। तेजू भी कितनी बार पूछ चुकी है। ऐसा भी क्या काम था जो बहन की मेहंदी के समय गायब थे? यह शख्स इस परिवार का बड़ा बेटा अजेंद्र प्रताप सिंह था। अजेंद्र के कहते हैं, जानती हैं ना साधना, कितना काम है। ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। वैसे कहा है हमारी लाडो। तभी सामने से तेजस्विनी आती है और गुस्से में कहती है, यह भी कोई बात होती है? भाई साहब, इस घर में बस हमारे कुछ पल बाकी रह गए हैं। हम आप सबके साथ रहना चाहते हैं, पर आप तो पूरे दिन से गायब थे। अजेंद्र तेजस्विनी से कहते हैं, अरे मेरी लाडो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तेरी विदाई तक तेरे भाई साहब के पास कोई काम नहीं है। पीछे से हुकुम सा आते हैं और कहते हैं, कुंवर, हमने आपका कितना इंतज़ार किया, कहाँ रह गए थे आप? अजेंद्र कहते हैं, हुकुम साहब, आप जानते हैं ना, दिल्ली वाली पार्टी से हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है। अगर यह डील होती है तो इसमें हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम भी नहीं चाहते थे कि इस तरह तेजू की मेहंदी वाले दिन हम कहीं जाएं, पर काम ही ऐसा था कि हमें जाना पड़ा। हमने उनसे कह दिया है कि अभी 3 दिनों तक हम कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे और बहुत जल्द दिल्ली से मिस्टर अभय प्रताप सिंह यहाँ आने वाले हैं। हुकुम सा कहते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है कुंवर साहब। जैसे भी इस घर की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही है। तेजू हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, जिसे हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। हुकुम सा एक ठंडी आह लेते हैं और सामने लगी तस्वीर के पास जाकर कहते हैं, आज अगर हमारा राघवेंद्र होता तो कितना खुश होता। कितनी तमन्ना थी उससे अपनी बहन की विदाई को लेकर, और आज जब उसकी बहन विदा हो रही है तो वह नहीं है। सभी के चेहरों पर खामोशी छा जाती है, आंखों में आंसू। साधना हुकुमसा के पास जाकर कहती है, राघवेंद्र हमेशा हमारे पास रहेंगे, हम सब के दिल में। अब आप और दुखी मत होइए हुकुमसा, वरना आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी। और अभी है आंसू बचा कर रखिए, 2 दिन बाद लाडो की विदाई में बहाने हैं। क्यों लाडो, तू रोएगी ना या हंसते हुए? तू चली जाएगी अपने ससुराल। तेजस्विनी दौड़ कर आती है और साधना जी के गले लग जाती है और कहती है, भाभी साहब, आपने हमें बहुत प्यार दिया। माँ तो बचपन से ही हमें छोड़कर चली गई थी, पर आपकी आंचल ने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। साधना जी उसके सर को चूमते हुए कहती है, लाडो, ये दुनिया की रीत है, बेटियों को तो पराए घर जाना ही होता है। कुछ दिनों बाद तेरा यह घर, जहाँ तेरी पैदा होने से लेकर आज तक की हर यादें हैं, जहाँ तेरी नंदी के कार्यों को जीने, जिस घर की दीवारें तेरी खिलखिलाहट से आज भी महकती है, कुछ पलों के बाद ही तेरे लिए पराई हो जाएंगी। और वह अनजान घर जहाँ पर तू किसी को नहीं जानती, वो तेरा अपना हो जाएगा लाडो।
हम औरतों की यही किस्मत होती है। तेरी भाभीसा ने भी तो वह घर छोड़कर इस घर को अपनाया। तुझे भी इसी तरह उस घर को महकाना है, संभालना है और अपनी भाभीसा के संस्कारों का ऐसा प्रदर्शन उस घर में कर कि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। यह घर भी तेरा अपना है। जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना हो, बस अपनी भाभीसा को एक बार बुलाना, तो हमेशा मुझे अपने साथ पाएगी लाडो। इतने में भुआसा आती है। कसम से इनकी एंट्री कराने का मन नहीं था, पर क्या करूं, करानी पड़ी। हमारी बात कान खोल कर सुन ले छोरी। इस घर की तू छोरी लागे से, घर की होगी बींदनी। दोनों में फ़र्क से तो उछल कूद वहाँ ना चलेगी। अपनी भाभीसा ने देखे से थारे को भी ऐसे ही रहना है। साधना कहती है, भुआसा हमें लाडो को सब कुछ समझा दिया है, चलिए हम खाना लगाते हैं, काफ़ी रात हो गई। साधना कहती है, कुंवर जी आप फ्रेश हो जाइए, कावेरी काकी रसोई से कहिए जल्दी से खाना परोसे। आज हम अपने लाडो को अपने हाथों से खिलाएंगे, पता नहीं फिर यह मौका कब आए। भुआसा कहती है, बड़ी बीननी छोरी ने अच्छे बुरे ने फ़र्क समझा दे। आजकल की छोरियां तो जाते ही अपना रंग दिखाने लगे हैं, हमारी कुछ तो इज्जत रख लेना। हुकुमसा कहते हैं, सुजाता। भुआसा का असली नाम सुजाता है। नाम तो अच्छा है पर काम बड़े बुरे हैं इनके। हमें अपनी परवरिश और बड़ी बहू के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। हमारी तेजू जिस तरह इस घर को महकाती है, उसी तरह उस घर को भी महकाएगी और सजाएगी। साधना कहती है, कावेरी काकी नंदनी को ऊपर से बुला लाइए, सुबह से ऐसे ही है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, थोड़ा हमारे पास बैठेगी तो मन बहल जाएगा। भुआसा कहती है, ना कावेरी, उस छोरी ने ना बुला, मारे खाने के बाद बुलाना, मारे को शौक है अब सगुनी का मुंह देखने का। बड़ा बीननी, शादी से उस छोरी ने अलग ही रखे। तेजस्विनी एकदम से चिल्लाकर कहती है, बस कीजिए बुआ जी, पिछले 1 साल से यही सुनते आ रहे हैं। बापू सा हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज हम आखिरी बार आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। 2 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि नंदनी भाभी सा भी हमारी शादी में शामिल हो। राघवेंद्र भाई सा तो है नहीं, भाभी सा होने से कम हमें यह एहसास तो होगा कि हमारा भाई हमारे पास है। साधना कहती है, हुकुम सा हम भी यही चाहते हैं कि नंदनी शादी में शामिल हो। भुआसा गुस्से में कहती है, बावरी हो गई है दोनों, जो विधवा ने शादी में शामिल करने के लिए बोले हैं भाई, या ऐसा नहीं करने वाले। साधना तड़प कर कहती है, मत कीजिए बुआ जी, 20 साल की मासूम बच्ची है, वह जो उम्र लड़कियों की हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने ज़िंदगी का हर रंग देख लिया है। हुकुम सा आप ही बताइए, आज जो नंदनी आपके सामने है, क्या वह वही नंदनी है जिसकी हंसी खिलखिलाहट देख के आपने उसे अपनी बहू बनाने का मन बनाया था? वह चुलबुल नंदनी तो कब की ख़त्म हो गई है। भुआसा कहती है, अब सुगनी है वह हमारे घर के वास्ते, हमारे बच्चे ने निगल गई। साधना कहती है, इसमें उसकी क्या गलती है भुआसा? उस मासूम की तो बस इतनी गलती है कि वह सिर्फ 7 फेरों और 1 चुटकी सिंदूर से बन गई थी, उसकी तो विदाई भी नहीं हुई। आप शादी के मंडप से ही राघवेंद्र चले गए थे और फिर उसके शहीद होने की खबर आई। नंदनी का क्या दोष है? फिर भी वह बेचारी पिछले 1 साल से विधवा बनकर अपना फ़र्ज निभा रही है। इस घर के लिए क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम उस मासूम को थोड़ी सी खुशियाँ दे सकें? भुआसा कहती हैं, एक विधवा ने खुश होने का हक ना है, वह कोठरी में ही अच्छी लागे है। तेजस्विनी कहती है, भुआसा आपको भी कोठरी में रहना चाहिए, आप भूल रही हैं कि आप भी एक विधवा हैं। भुआसा चिल्लाकर कहे है, बस छोरी अपनी जबान ने लगाम दे। भाई सा छोरी मारे से जबान लगावस है, जय सासरे मैं क्या करेगी? तेजस्विनी कहती है, भुआसा हम अपनी तरफ से कुछ गलत करेंगे नहीं और ना ही अपने साथ कुछ गलत सहेंगे। वह तो नंदनी भाभी है, हम तो कब की इन बेड़ियों को खोल कर जा चुके होते। यहाँ से तेजस्विनी वहाँ से चली जाती है। भुआसा मुंह बनाकर कहती हैं, तेवर तो देखो छोरी के, सुन बड़ी बीननी, अच्छे से समझा दे छोरी न, म्हारे को नींद ना आ रही, चलूँ हूँ। भाई सा इतने में अजेंद्र आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तेजू, कहाँ चली गई? साधना कहती है, कुछ नहीं, अपने कमरे में गई है, आप खाना खाइए, हम उसे खिला देंगे। हुकुम सा कहते हैं, नंदनी का खाना उसके कमरे में भिजवा दीजिए, साधना और आप शादी में उसे शामिल कर सकती हैं।
साधना मुस्कुराती है और कहती है, आपका धन्यवाद हुकुम सा, हम अभी तेजू को बताते हैं, वह खुश हो जाएगी। हुकुम सा कहते हैं, कुंवर आप शादी के बारे में सारे इंतज़ाम का अच्छे से देख लीजिएगा, हम शादी में कोई कमी नहीं चाहते हैं। आखिरकार भवानी प्रताप सिंह की इकलौती बेटी की शादी है। अजेंद्र कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए बापू साहब, ऐसी ग्रैंड मैरिज होगी पूरा राजस्थान सालों याद रखेगा। अभय सर पर हाथ रख कर बैठा है। दादी उसे घुर घुर के देख रही थी। सामने टेबल पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर पड़ी हुई थी। अभय परेशान होकर आकांक्षा की तरफ देखता है। आकांक्षा जी दोनों कंधे उठाकर उसे जवाब देती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी मुझे थोड़ी ना करनी है, तुझे करनी है। दादी कहती है कि वह नालायक, इतनी सारी तस्वीरों में तुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही, तेरे लिए कौन सी एंजल ढूंढ के लाऊं। आकांक्षा जी बात को शांत करने के लिए कहती है, मुझे क्या लगता है माँ जी, पंडित जी ने अच्छी लड़कियों की फ़ोटो ही नहीं भेजी हैं, कल उनसे फिर से कहिएगा इससे भी बेहतरीन लड़कियां भेजे। मेरा बेटा लाखों में एक है तो बहू भी करोड़ों में एक होनी चाहिए ना। अभी आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अभय जल्दी फ्रेश होकर फिर खाना खाते हैं। अभय अपने कमरे में जाता है, बाथरूम से नहाकर निकलता है, अलमारी खोलता है और कोने से एक पायल निकालता है। उसे देखकर कहता है, दादी क्या करूं? इन तस्वीरों में उस चेहरे को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, पर ना जाने वह चेहरा कहाँ छुप गया है। पिछले 1 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, कब आएगी हमारे पास। दादी बहुत परेशान हो गई है। अगली सुबह अभय ऑफिस पहुंचता है। सेक्रेटरी से कहता है, जल्दी से रोहित सर को अंदर भेजो। रोहित अंदर आता है और कहता है, सुबह सुबह तूने मुझे क्यों बुलाया है? अभय कहता है, रोहित दादी ने मेरे गले पर तलवार लटका दी है, मेरे को जल्द से जल्द शादी करनी है, अब मैं क्या करूं? मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे कुछ पता नहीं चला। रोहित कहता है, साले एक पायल से मैं हिंदुस्तान की करोड़ों की संख्या में एक लड़की को कहाँ से ढूंढ लूँगा? तूने मेरे को क्रेश समझा है? नहीं, मैं तो सुपरमैन हूँ। एक पायल लेकर हर घर पर जाकर बोलूँ, मैडम जी यह आपकी है, मेरा दोस्त आपसे प्यार में पागल है, शादी करेंगे उससे? पिछले 1 साल में 10 चक्कर काट चुका हूँ उस लड़की का, मुझे कुछ नहीं पता चला। एक तू है जो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसकी तूने सिर्फ एक झलक देखी थी, वह भी 10 मिनट के लिए। और एक तेरी दादी है, हर दिन जाने कहाँ से चिंपैंजी टाइप की लड़कियाँ पकड़ कर लाती है, अफ्रीका के जंगलों से साली ऐसे चिपकती हैं जैसे फेविकोल। अभय कहता है, सुनना रोहित, कुछ करना, मैं क्या करूँ? इन आँखों को उस चेहरों के अलावा कोई दूसरा चेहरा पसंद ही नहीं आ रहा। आंखें बंद करता हूँ तो बस उस लड़की का चेहरा सामने आ जाता है, कानों में उसकी हंसी की खनखन आहट गूंजती है और दिल में उसकी पायल की छमछम हलचल सी होती है। वह भी मेरे जहन में इस तरह छा चुकी है कि अब उस पर किसी और का रंग चलना नामुमकिन है। रोहित सर पकड़कर कहता है, तेरे और दादी के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। इतने में सेक्रेटरी दौड़ते हुए आती है और कहती है, सर अगर कहता है। अभय कहता है, ये क्या तरीका है, आप इस तरह बिना परमिशन कैसे अंदर आ गई? सेक्रेटरी कहती है, सर वह बाहर आपके फादर आए हुए हैं। रोहित और अभय दोनों एक साथ कहते हैं, व्हाट? एक दूसरी तरफ देखकर कहते हैं, यह क्यों आए हैं यहाँ पर? रोहित अभय को शांत करके कहता है, तू चुप बैठ, मैं देखता हूँ। अभय गुस्से में कहता है, यह आदमी क्यों आया है यहाँ पर? कहीं ऐसा ना हो जाए आज मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। थोड़ी देर में रोहित एक आदमी को लेकर आता है। उसे देखकर अभय अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाकर कहता है, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? सुकून से जीने क्यों नहीं देते आप हम लोगों को? जो आदमी धीरे से कहता है, बेटा। अभय कहता है, खबरदार जो मुझे बेटा का। रोहित कहता है, अभय उनकी बात तो सुन ले सालिनी, पिछले 2 दिन से घर नहीं आई है। अभय कहता है, तो मैं क्या करूं? इनकी बेटी है, ये जाने। वह आदमी हाथ जोड़कर कहता है, बेटा मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तुम सबसे दूर रहकर शालिनी को ढूंढ ले बेटा, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अभय कहता है, मैं क्यों ढूंढूं? रोहित कहता है, अभय शालिनी तेरी बहन है, भले ही तुम दोनों की माएँ अलग हो पर पिता तो एक ही है ना। हेलो। एक अंधेरे कमरे में किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है, लाइट ऑन करता है
सामने एक लड़की रस्सियों से बंधी पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे से खून निकल रहा था। देखकर लगता था कि उसे काफ़ी मारा गया है। लड़का लड़की के पास जाकर उसे बालों से पकड़ता है और कहता है, क्यों जाने मन, अब तैयार हो या नहीं? देखो, मुझे रोज़ रोज़ मारना पीटना अच्छा नहीं लगता। अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर चलो, बस जोर ज़बरदस्ती मुझे नहीं अच्छी लगती। लड़की उस लड़के को मुंह पर थूकती है, चिल्लाकर कहती है, कभी नहीं, तुझे जितना मारना पीटना है पीट ले, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। लड़का जलती हुई आंखों से लड़की की तरफ देखता है और उसे बेरहमी से फिर मारना शुरू करता है। साली मुझ पर थूकती है, आज तेरा वह हाल करूँगा कि तेरे घर वाले भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। लड़का लड़की को बुरी तरह पीट रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोशी हो जाती है। लड़का शैतानों की तरह मुस्कुराकर उसे देखता है। बहुत हो गया, अब सब होता रहा, तू अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आएगी। पर नहीं, लड़का लड़की को उठाता है और कमरे में रखी हुई चारपाई पर लिटा देता है। उसके ऊपर झुक जाता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है। वह झटके से ज़मीन पर गिर जाता है। चिल्लाकर कहता है, कौन है बे साला, किसकी हिम्मत हुई रोकी पर हाथ उठाने की? अभय कहता है, तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में भी अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको ये नई कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।